हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपने हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का फर्स्ट सेशन है वो देख लिया है और आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे का सेशन आज कंटिन्यू करेंगे हम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नए टर्म्स के बारे में, जो है इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर हमने मॉडल सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश के, ताकि आप क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है। साथ ही साथ में जब आप टेलीग्राम लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इंस्टा और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे अपडेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने 4 टर्म्स के बारे में पढ़ा था: हेल्थ, हाइजीन, इम्यून सिस्टम एंड रेजिस्टेंस। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब आपकी बॉडी फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होनी चाहिए और आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 फैक्टर के साथ साथ हमने 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे थे। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, मतलब आप अच्छा खाना खाना चाहिए और आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से फंक्शन करने चाहिए। सो फंक्शनल कैपेसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। और एक इंसान अगर हेल्दी रहना चाहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाइजीन फॉलो करना, हाइजीनिक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करना, क्लीनलीनेस रखना, अलग अलग डिजीजेस के बारे में नॉलेज रखना। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट सेशन में कवर की थी। इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बीमार होने से रोकता है। मतलब हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरसेस से एक्सपोज होते रहते हैं। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो पता नहीं मेरे एनवायरनमेंट में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या हम तुरंत बीमार हो जाते हैं? नहीं, हम अपने लाइफ में डेली अलग अलग ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते हैं पर फिर भी हम बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमको प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम कौन से सेल्स से बनता है? इम्यून सेल्स से बनता है। इम्यून सेल्स के एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देखे थे। आपके टेक्स्ट बुक का जो 8th चैप्टर है, जिसकी सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो इम्यून सेल्स के 2 एग्जांपल कौन से हैं? टी सेल और बी सेल। ये टी सेल और बी सेल कौन से सेल्स हैं? WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये सेल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि WBC को हम बोलते हैं फाइटर सेल्स। तो इम्यून सिस्टम के बारे में आपको समझ में आया? ऑल राइट, चलो क्विक रिवीजन हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के एक्चुअल सेशन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यून सिस्टम के वजह से जो पावर हमको मिलती है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, एक सिंपल सी लाइन में अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी इज द पावर वी गेट फ्रॉम इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैथोजन। बाहर के किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पावर हमको मिलती है इम्यून सिस्टम से, उस पावर को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? उस पावर को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। हो गया, इम्यूनिटी का मीनिंग आपको समझ गया, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आपको समझ में आ गया। बेसिक मीनिंग इसका यही है कि हम अपनी बॉडी को बीमार होने से बचाते हैं। तो जो सिस्टम बॉडी को बीमार होने से बचाता है उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में कुछ हमको यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। द टर्म इम्यूनिटी has traditionally referred to as the resistance exhibited by the host towards injury caused by pathogens and their products। तो ये immunity term कहाँ से आया? ये immunity term आया resistance से। हमने लास्ट सेशन में resistance का मीनिंग देखा था। resistance मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को बीमार करने से रोकना। मतलब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन अगर एंटर कर रहा है तो वो हमको बीमार कर दे, उससे पहले हमारे इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसी रेजिस्टेंस की कैपेसिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो देखो इम्यूनिटी का हमको क्या डेफिनेशन दिया है, फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। द टर्म इम्यूनिटी हैज ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज द रेजिस्टेंस। मतलब इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस दोनों का मीनिंग एक ही है। और रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है? Resistance is exhibited by the host towards injury caused by any pathogen and their products। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन मतलब फॉरेन पार्टिकल, बाहर का कोई पार्टिकल जो हमारी बॉडी में घुस के हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमको इंजरी देने की कोशिश कर रहा है। इंजरी देना मतलब चोट पहुंचाना या किसी टिश्यू को डैमेज करना।
तो अगर बाहर का कोई पैथोजन जब होस्ट के अंदर घुस के, होस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बाहर का कोई पैथोजन जब होस्ट के अंदर घुसकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को डैमेज करता है या किसी भी तरीके की चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उसको डैमेज नहीं होने देते हैं, हम अपने होस्ट को डैमेज नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो पैथोजन हमको डिस्ट्रॉय करे, वो पैथोजन हमको चोट पहुंचाए, इससे पहले हमारी बॉडी उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। या उस पैथोजन के किसी प्रोडक्ट की वजह से भी अगर हमको कुछ नुकसान पहुंचने वाला है तो हम पैथोजन ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे उसका प्रोडक्ट अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो पावर होती है, हम खुद को किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से बचाने की जो पावर होती है, ये पावर हमको कहाँ से मिलती है? इम्यूनिटी से मिलती है। और ये इम्यूनिटी कहाँ से आती है? इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम किससे बनता है? इम्यून सेल्स से। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करने वाली हूँ जब तक आपके दिमाग में ये फिट नहीं हो जाता। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम कौन से सेल से बनता है? इम्यून सेल्स से। इम्यून सेल्स के एग्जाम्पल क्या है? बी सेल और टी सेल, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? फाइटर सेल्स, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ये फाइटर सेल्स क्या करते हैं? पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी बनाते हैं या पर्टिकुलर टाइप के स्पेशल सेल्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी में घुसने वाले पैथोजेंस को डिशुम करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको यही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। However, protection against infectious diseases is only one of the many consequences of immune response, which is entirely concerned with the reaction of the body against any foreign antigen. तो अब तक हम फॉरेन पार्टिकल को जो पैथोजन बोल रहे थे, एक्चुअली फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन बोलते हैं। अगर वो एंटीजन बॉडी के लिए नुकसानदायक हुआ तो उसको हम पैथोजन बोलेंगे, और अगर वो फॉरेन पार्टिकल बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसको हम ये पैथोजन नहीं बोलेंगे। अभी जैसे तुम समझो कि एक एग्जाम्पल के लिए ले लो, खाना, आप जो चावल खाते हो, जो रोटी खाते हो, वो भी तो फॉरेन पार्टिकल ही है ना, वो अपनी बॉडी का पार्ट थोड़ी ना तो है, वो तो बाहर से हम ले रहे हैं। तो बाहर का हर पार्टिकल खराब होता है बॉडी के लिए, ऐसा नहीं है। आप बाहर से खाना खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, कितना सारा हम कचरा जंक फूड खाते हैं, तो हर एक चीज़ से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल, कुछ पर्टिकुलर एंटीजन जिनकी वजह से बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, उन पर्टिकुलर एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और हमको प्रोटेक्ट करता है। हर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शन नहीं दिखाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा पर्टिकुलर एंटीजन आया है जिसके वजह से हमको नुकसान पहुंचने वाला है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को हमेशा अपने सेंसेस जगा कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी में इतना कुछ बाहर का हम डालते हैं कि पता नहीं उसमें से क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो जो भी हमारी बॉडी में जाता है, बाहर से जो भी चीज़ हमारी बॉडी में जाती है, उसमें से कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन, कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के लिए ख़राब है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन दिखाएगा, और रिएक्शन करके वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। मतलब जिस एंटीजन के वजह से, फॉरेन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। तो जिस एंटीजन के वजह से बॉडी में नुकसान पहुंचने वाला है, उस एंटीजन को मारने के लिए हम क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी बनाएंगे। और ये एंटीबॉडी कौन बनाएगा? इम्यून सेल्स बनाएंगे। मैंने अभी आपको बोला ना कि आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, वो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को? टी सेल्स कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स बनाते हैं और बी सेल कुछ स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडी मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। अगर वो एंटीजन सिंपल है तो वो सेल्स, एक सेल दूसरे सेल को मार देगा, मतलब हमारे बॉडी के फाइटर सेल्स उस एंटीजन को मार देंगे। लेकिन अगर वो एंटीजन स्मार्ट निकला, वो एंटीजन अगर शातिर निकला, तो उसको मारने के लिए हमको प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बी सेल एक्टिवेट होंगे। आपकी बॉडी में दो तरीके के इम्यून सेल्स हैं, एक टी सेल और एक बी सेल। ओके, तो टी सेल्स कब काम करते हैं? जब कोई सिंपल एंटीजन बॉडी में एंटर करता है या जिसको हम सेल से मार सकते हैं। और बी सेल कब एक्टिवेट होते हैं? जब कुछ सेल्स को मारने के लिए हमको एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है, तब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम टी सेल और बी सेल के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो देखो, एंटीजन का मीनिंग आपको समझा। एंटीजन मतलब क्या होता है? बॉडी में घुसने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ट्रैक से नहीं भटकेंगे, टॉपिक से चिपक के रहो। अब देखो आगे क्या बताया नेक्स्ट पॉइंट में। इम्यूनिटी इज इन फैक्ट द फ्रीडम और एग्जेम्प्ट। इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं।
अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप फ्री हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो खा सकते हो। लेकिन अगर किसी इंसान की इम्यून सिस्टम वीक होती है, जैसे अभी अभी कोई पेशेंट बीमार था और वो अभी अभी ठीक हो रहा है, किसी को मलेरिया हुआ था और वो अभी अभी ठीक हो रहा है, तो तुम खुद मुझे बताओ क्या उसका बाहर घूमना ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि उसको कभी भी मच्छर काट सकते हैं, या अगर बाहर का वो कुछ खाएगा या उसकी बॉडी के मसल्स अभी भी थके हुए हैं तो हो सकता है कि उसकी बॉडी अभी सेंसिटिव है, वीक है, तो उसको फटाक से कोई नया इन्फेक्शन पकड़ ले। तो जो इंसान अभी अभी बेड पे से उठा है, जो इंसान अभी अभी बीमार होकर ठीक हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली बाकी के इम्यून सिस्टम से वीक होता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो इंसान फ्री रहता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन कब तक, जब तक वो बीमार नहीं हो जाता। तो इसीलिए हमको अपने इम्यून सिस्टम का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है, हमको अपनी पावर का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है। इम्यूनिटी को तभी यूज़ करो जब आपको ज़रूरत पड़े, ओके, और आपके हाथ में नहीं है, वो बॉडी खुद यूज़ करती है अपनी इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इज़ इन फैक्ट फ्रीडम और एक्सेम्प्ट। द कॉन्सेप्ट एक्सेम्प्ट का मतलब भी सेम होता है, फ्रीडम, ओके। आपके पास जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलेगी, जो चाहिए वो करने की, जो चाहिए वो खाने की। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी वाला सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का सिस्टम है, ये कौन से साइंटिस्ट ने हमको इंट्रोड्यूस करवाया था? एडवर्ड जेनर ने। इन इंग्लैंड, ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। ही डेवलप्ड काउपॉक्स वैक्सीन फ्रॉम द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉलपॉक्स वायरस। तो एडवर्ड जेनर ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, इंग्लैंड के एक छोटे से विलेज में जहाँ पर लोग काऊ को डोमेस्टिकेट करते थे, काऊ शेड था जहाँ पर, वहाँ पर एक बहुत ही डेडली घातक वायरस की बीमारी फैलती थी, स्मॉल पॉक्स, ओके। ये स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से काउ पॉक्स एक पर्टिकुलर डिजीज है। देखो क्या बोला गया है हमको इधर पे, ही डेवलप्ड काउ पॉक्स वैक्सीन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स बहुत डेडली बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स जिसको हो जाता था वो मर जाता था, और काउ पॉक्स एक सिंपल सी बीमारी थी। मतलब स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स में क्या होता था, जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, आपको छोटे बॉयल्स आ जाते हैं, फोड़ी आ जाती है छोटी छोटी पूरे बॉडी में, सेम उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स में भी होता है। लेकिन काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में काउ पॉक्स कम डेडली है, मतलब काउ पॉक्स से इंसान मरेगा नहीं, काउ पॉक्स के वजह से इंसान डेड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो स्मॉल पॉक्स के वजह से इंसान की डेथ पक्की है, इंसान 100% मरेगा। तो स्मॉल पॉक्स की दवा निकालने के लिए एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स का वायरस यूज़ किया। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसकी दवा निकालने के लिए उन्होंने काउ पॉक्स की मदद ली। कैसे कि मतलब पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउस के अंदर ये पर्टिकुलर वायरस इंजेक्ट किया, ओके, काउस के अंदर, और काउ को पालने वाले जो लोग होते थे, जो बच्चे होते थे, उनके अंदर ये वायरस इंजेक्ट किया। तो उनकी बॉडी ने क्या किया, काउ पॉक्स की वजह से कोई मरा नहीं। मतलब समझो मेरी बॉडी में काउ पॉक्स इंजेक्ट किया जा रहा है, तो मेरी बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी फोड़ियाँ हो रही है, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ, मैं वीक हो गई हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, पर मेरी डेथ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई मेरी डेथ? क्योंकि मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मेरी बॉडी के जो इम्यून सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वायरस के अगेंस्ट मेरी बॉडी में एंटीबॉडी प्रिपेयर किया। क्या प्रिपेयर किया मेरी बॉडी में? इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। ये वायरस कैसा काम कर रहा है? एंटीजन का काम कर रहा है। ये वायरस को आप क्या बोल सकते हो? एंटीजन बोल सकते हो। तो जब एडवर्ड जेनर ने किसी के बॉडी में ये वायरस इंट्रोड्यूस किया तो ये एंटीजन के जैसा इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमारे इम्यून सेल्स को पता चल गया कि बॉडी में कुछ बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया है। तो उस बॉडी के सेल्स ने क्या किया, इस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया। बॉडी ने क्या बनाना स्टार्ट किया? एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि काउपॉक्स वायरस के वजह से जो एंटीबॉडी बन रही है, ये एंटीबॉडी अगर इन पेशेंट्स को दिया जाए, स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स को, तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। क्या बोल रही हूँ मैं? पहले से किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होना चाहिए। समझो कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसको अभी तक ना तो काउपॉक्स हुआ है ना ही स्मॉल पॉक्स हुआ है। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर काउपॉक्स वायरस इंजेक्ट किया। जैसे उस इंसान के अंदर ये वायरस गया, तो ये वायरस किस फॉर्म में गया? एंटीजन के फॉर्म में गया, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है। जैसे उस इंसान के अंदर ये एंटीजन गया, उस इंसान के इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए कि मेरी बॉडी में बाहर से कुछ एंटीजन आया है। तो उस इंसान के बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। काउपॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया?
काउपॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया। अब इस एंटीबॉडी को उन्होंने एक न्यू पर्सन के अंदर, मतलब समझो ये वायरस हमने एक्स ह्यूमन बीइंग में डाला और ये वाला एंटीबॉडी हम वाई पर्सन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि, सॉरी ये भूल जाओ, ये वाई वाला एग्जाम्पल बाद में देती हूँ। हाँ, इधर तक समझ में आया कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब इस एंटीबॉडी को हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस इंसान को ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका है, इधर देखो, जिस इंसान को ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका है, अब अगर तुम उसमें ये स्मॉल पॉक्स का वायरस डालो, ये सब एरो में मिटा देती हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं कि जिस इंसान को ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका है और काउपॉक्स होके वो ठीक हो गया, कैसे ठीक हुआ? क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी। इस एंटीबॉडी ने इन सारे एंटीजन को किल कर दिया, ठीक है। इस एंटीबॉडी ने क्या किया? इन सारे एंटीजन को किल कर दिया। तो अगर जिस इंसान को एक बार काउपॉक्स हो चुका है, अब उस इंसान को नेक्स्ट टाइम अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो वो इंसान मरा नहीं। हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल पॉक्स होने के वजह से इंसान की डेथ कंफर्म है। अगर किसी को भी स्मॉल पॉक्स होता है तो मतलब होता था जब पहले, तो उनकी डेथ कंफर्म होती थी। लेकिन यहाँ पर अब उनकी डेथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उनकी डेथ? क्योंकि उन पेशेंट्स को पहले काउपॉक्स हो चुका है। जब काउपॉक्स हुआ तो काउपॉक्स के वजह से उस इंसान ने क्या बनाया? काउपॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। और साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यही एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट भी काम कर रही है। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूजन क्या निकाला कि स्मॉल पॉक्स होने से पहले हम सारे इंसानों को काउपॉक्स का वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। एक बार उनको जब काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनकी बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? उनकी बॉडी में नेचुरल अपने आप एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब उनको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन होगा तो वो नहीं मरेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से काउपॉक्स वाली एंटीबॉडी रेडी रहेगी। और ये एक नया मैजिकल इन्वेंशन था, क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस अलग अलग है, लेकिन एक ही एंटीबॉडी दोनों के लिए काम कर रही है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिस इंसान को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है पहले से, उस इंसान को हमने काउपॉक्स का इंजेक्शन दिया। अगर किसी को डायरेक्ट स्मॉल पॉक्स होगा तो वो मर जाएगा, लेकिन किसी इंसान को पहले काउपॉक्स का इन्फेक्शन हुआ और फिर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ तो वो नहीं मरेगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि जब काउपॉक्स होता है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी आपको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो आपको स्मॉल पॉक्स होने से अच्छा है कि आप पहले ही काउपॉक्स का वायरस अपनी बॉडी में डाल दो, ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए और फिर जब आपको स्मॉल पॉक्स हो तो आपकी डेथ ना हो। क्योंकि ये वायरस है, ये बहुत इजीली स्प्रेड होता था, तो स्मॉल पॉक्स के वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तो कुछ ना कुछ साइंटिस्ट को इसका इलाज ढूंढ के निकालना ही था, और इस वजह से एडवर्ड जेनर ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक बार शॉर्ट में फिर से बोल देती हूँ। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? उन्होंने 2 वायरसेस लिए, एक काउपॉक्स वायरस और एक स्मॉल पॉक्स वायरस जो पहले से फैला हुआ था। उन्होंने एक पेशेंट के अंदर काउपॉक्स वायरस इंजेक्ट किया। इस काउपॉक्स वायरस की वजह से उस इंसान में क्या प्रोड्यूस होने लगा? मतलब जब उन्होंने ये काउपॉक्स वायरस इंजेक्ट किया तो ये एंटीजन था। इस एंटीजन के वजह से उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसके इम्यून सिस्टम ने क्या बनाया? इस एंटीजन के अगेंस्ट एक प्रोटीन बनाई जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो अब ये इंसान ठीक हो गया, जिसको काउपॉक्स हुआ था वो ठीक हो गया, वो मरा नहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया? हमने उसी इंसान को वापस स्मॉल पॉक्स वायरस इंजेक्ट करके देखा। तो हमको हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि एक बार जिसको काउपॉक्स हो जाता है, अगर उसको दोबारा स्मॉल पॉक्स हो या दोबारा काउपॉक्स हो तो वो मरेगा नहीं। इस वजह से सबको एक एक बार काउपॉक्स का इंजेक्शन दिया गया, जिससे उनकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी बन के रेडी रहे, तब ताकि जब बाहर से स्मॉल पॉक्स आए तो आप उससे लड़ने के लिए रेडी रहो। लेकिन जिनकी बॉडी में फर्स्ट टाइम में ही अगर स्मॉल पॉक्स होगा तो वो मर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना सकता। आपका बॉडी जो है इम्यून सिस्टम किसके लिए बना रहा था? काउपॉक्स के लिए। पर ये बहुत पुराना बीमारी है, सालों हो गए एक भी स्मॉल पॉक्स का पेशेंट नहीं देखा गया है। स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से गायब हो चुका है। लेकिन ये एंटीबॉडी का इन्वेंशन हुआ किधर से, वो आपको बता रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2 बार देखो आपको समझ में आ जाएगा। He developed cowpox vaccine for protection against the attack of smallpox। मतलब smallpox से बचाने के लिए cowpox का वैक्सीन तैयार किया गया। ये एंटीबॉडी वैक्सीन का काम कर रहा था। ओके, वैक्सीन का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में।
इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इम्यूनोलॉजी मतलब क्या होता है, ये एक साइंस का ऐसा ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्सेज टू फॉरेन सब्सटेंसेस एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस। इम्यूनोलॉजी मतलब क्या, इम्यून सिस्टम की स्टडी करना कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। मतलब जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तभी एंटीबॉडी बनी ना, तो ये कैसे होता है इसकी स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। मतलब कैसे हमारे टी सेल्स और बी सेल्स हमको पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को जब आप स्टडी करोगे, उस ब्रांच को जब आप स्टडी करोगे, तो उस साइंस को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यून सिस्टम इज, इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। मतलब ये जो इम्यून सिस्टम होता है, आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स, ये आपके बॉडी के सेल्स और बाहर के सेल्स के बीच में डिफरेंस करते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपके बॉडी के लंग्स के सेल आपके लिवर से अगर मिलेंगे तो उनको लगेगा कि अरे मेरी बॉडी में कोई बाहर का एंटीजन आ गया, और वो लोग एक दूसरे को ही मारना चालू कर देंगे। तो ऐसा अगर हुआ तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें अपने बॉडी का एक फाइटर सेल अपने ही बॉडी के दूसरे फाइटर सेल को मारने लग जाता है, और ऐसे इंसान की लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ते हैं। फिर ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, पर ये बहुत गिने चुने लोगों में होता है, ओके, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता या जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इम्यून सिस्टम की सबसे अच्छी चीज क्या है? नेचुरली वो क्या करता है? डिस्टिंग्विश कर लेता है। बाहर से आने वाले सेल्स और खुद के सेल्स के बीच में वो अंतर समझता है, वो अपने ही सेल्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होता है। सो इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ओन्स बॉडी सेल्स एंड अदर सेल्स। सेकेंड पॉइंट, ओके, इधर सेकेंड पॉइंट नहीं दिया, आगे पढ़ेंगे। सो द इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द इन्वेडर। इन्वेडर मतलब घुसपैठिया, जो बाहर से सेल्स घुस रहे हैं उनके बीच में और खुद के बॉडी के सेल्स के बीच का डिफरेंस समझना, इसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक। एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग बॉडी एंड केपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एन एंटीजन। अंडरलाइन करो, ये एंटीजन का डेफिनेशन है। क्या है एंटीजन का डेफिनेशन? कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में घुसकर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखाता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब क्या? कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में घुस के इन्वेड होकर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसके वजह से इम्यून रिस्पॉन्स दिखाई देता है, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं या सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटीजन। The protective chemicals produced by immune cells in response to antigens are called antibody। मतलब आपके एंटीजन्स जो प्रोटेक्टिव केमिकल बनाते हैं, बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आया तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गए, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके क्या बना रहा है? एंटीबॉडीज बना रहा है। तो एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्टिव केमिकल बनता है, उस प्रोटेक्टिव केमिकल को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनती है? प्रोटीन से बनती है। इसीलिए एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? हमने काफ़ी सारे डेफिनेशन देखे। हमने पहले देखा इम्यूनिटी का डेफिनेशन, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। फिर हमने नेक्स्ट डेफिनेशन क्या देखा? एंटीजन का डेफिनेशन देखा। कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो केमिकल बनाता है, उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटीजन। और जो केमिकल बना है एंटीजन के अगेंस्ट, जो केमिकल बना है उस केमिकल को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और हमने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी? इम्यून सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हमने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो अपने सेल्स और बाहर के सेल्स के बीच में अच्छे से डिफरेंस कर पाता है, जिसके वजह से वो खुद के सेल्स पे अटैक नहीं करता है। अगर हमारा बॉडी खुद के सेल्स पे अटैक करने लगेगा तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके बारे में आप पढ़ोगे आगे जाकर। समझ में आया? तो आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन भी टॉपिक हमने कवर किया है। मैं वीडियो को शॉर्ट ही रख रही हूँ ताकि आप जल्दी से पढ़ सको। ये साइकिल अच्छे से पढ़ लेना, कैसे वैक्सीन बना वगैरह वगैरह।
सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अवर नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले से एक बार रीड करके आओ ताकि जब आप वीडियो देखो तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आए। टेंशन मत लो, हम ट्राई कर रहे हैं ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म करने का, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपके सामने लाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा सब्र रखो और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। I assure you that you will get most of the lectures as much as possible from our side. If you have not subscribed to our channel yet, please click on the subscribe button. Join Telegram group now. अभी Telegram group join करो, वहाँ पर हमने question papers provide किए हैं, sample question papers of PCMB. So please make sure that you join our Telegram group and you subscribe to the channel, और friends के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, like बटन पे क्लिक कर दो, कमेंट कर दो, बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। Thank you. See you soon. Stay tuned.